हेलो बैंकर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इजी पर। लास्ट वीडियो में हमने आधा पार्ट कर लिया था सैलरी सेविंग्स अकाउंट का, एंड इस वीडियो में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे जो पॉइंट्स हमारे बच गए थे। तो बिना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो एटीएम के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो हमने कवर करना है वो है फ्री एटीएम विड्रॉल्स पीएनबी से, यानी कि पीएनबी के एटीएम से अगर हम विड्रॉल करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो कितनी बार हम कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको पता है तो 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलती है हमें पर मंथ की। बट अगर हमारा सैलरी अकाउंट है तो फिर हमारे पास रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड है, तो उससे हम कितनी भी ट्रांजेक्शन्स मंथ में कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 5 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो 5 बताई गई थी नॉर्मल अकाउंट में, वो वाली नहीं है, फ्री है यहाँ पर, अनलिमिटेड कितनी भी मर्जी बार करो। अदर देन पीएनबी, अगर पीएनबी के अलावा किसी और बैंक के एटीएम से हम विड्रॉल करते हैं, और ये ब्रैकेट में डोमेस्टिक लिखा हुआ है, इसको भी समझना जरूरी है। कई बार हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाते, तो फिर बाद में हमें उसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो डोमेस्टिक विड्रॉल ही लिखी गई है। ये नहीं है कि अगर आप इंटरनेशनल विजिट पे हो, इंटरनेशनल ट्रिप पे, और वहाँ पे आपने किसी भी एटीएम से लगाया और आपने कहा कि भाई यहाँ पे तो मेरे को 4th ट्रांजेक्शन करते ही चार्ज लग गया, क्यों लग गया, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। डोमेस्टिक, अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी एटीएम में अदर देन पीएनबी सैलरी अकाउंट है आपका, न्यू वेरिएंट है आपका, तो आपको 3 ही ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलती हैं। और एक्सेल है आपका तो 5, ऑप्टिमा में भी 5, बट इंपीरियल में अनलिमिटेड है कि किसी और बैंक के एटीएम से भी आप एक मंथ में कितनी भी बार कैश विड्रॉल कर सकते हो, कोई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है फैमिली बैंकिंग बेनिफिट्स। जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट अप टू 4 फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग सैलरीड। अब इसमें क्या है, एक जो हमारा प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसका हमने सैलरी अकाउंट ओपन किया, उसकी सैलरी हमारे पास हमारे सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। उसके बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे ना, जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है अप टू 4 तक, यानी कि मैक्सिमम 4 फैमिली मेंबर्स के भी वो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। कैसे खुलवा सकता है, उसके लिए हमें कुछ उसका सीआरएम के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। कुछ तो होगा अलग से टैब जहाँ पर हमें अपडेट करना पड़ेगा। वो अपडेट करने के बाद जो उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, अगर उनके ऑलरेडी अकाउंट खुले हुए हैं, किसी भी स्कीम में खुले हुए हो, फिर वहाँ पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस या अगर क्वार्टरली या हाफ ईयरली है तो फिर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, आपका जीरो बैलेंस का हो जाएगा, और बाकी सारी जो फ्रीबीज उस अकाउंट की है वो आपको मिलती रहेंगी। फैमिली मेंबर्स इंक्लूड प्राइमरी अकाउंट होल्डर, स्पाउस, एक तो स्पाउस हो गए, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। वो बच्चों की उम्र 25 साल तक जो है, जब तक रहेगी तब तक उनके अकाउंट्स हैं, किसी भी स्कीम के अंदर उन्होंने खुलवा रखे हों, बट क्योंकि उनको हमने प्राइमरी अकाउंट होल्डर के सैलरी अकाउंट से लिंक कर दिया, तो फिर वहाँ पर बैलेंस मेंटेन नहीं करना, उनको बैलेंस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद लॉयल्टी रिवॉर्ड्स पॉइंट स्ट्रक्चर, तो इसमें भी काफ़ी सारे बता रखे थे। लॉयल्टी रिवॉर्ड्स मिलते हैं अकाउंट एक्टिवेशन पे, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह करेंगे तो कैसे कैसे क्या पॉइंट मिलेंगे, तो वो एक बार आप देख लेना, वैसे वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी पहले भी हम दे रहे थे, जो हमारे सैलरी अकाउंट का वेरिएंट था, तो यहाँ पे भी हम दे रहे हैं, बट सबके लिए कंडीशंस जो है, लिमिट्स जो हैं वो अलग अलग है। तो नियो के अंदर क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होता कस्टमर कि सिर्फ उसकी सैलरी आ रही है उस बेस पे हम उसका क्रेडिट कार्ड बना दे, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेल। एक्सेल में आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा रुपए का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, और आपकी लिमिट जो मैक्सिमम रहेगी वो रहेगी इक्वल टू 1 मंथ ग्रोस सैलरी, 1 महीने की ग्रोस सैलरी के बराबर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी। नेक्स्ट जो 2 वेरिएंट हमारे पास बच गए, ऑप्टिमा और इंपीरियल, उसमें जो क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट रहने वाला है वो है रुपए का सिलेक्ट, और इसमें कितनी बनेगी क्रेडिट कार्ड की लिमिट, ऑप्टिमा के अंदर आपकी बनेगी मंथली ग्रोस सैलरी का 1.5 गुना, और इंपीरियल में आपकी बनेगी मंथली ग्रोस सैलरी का 2 गुना। मैक्सिमम लिमिट ये रहने वाली है ना। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चारों ही अकाउंट्स में अवेलेबल है, उसके लिए अलग से जो रूल्स जो भी हमारे लोन्स डिपार्टमेंट के हैं वो एप्लीकेबल होंगे, वो आप देख लेना।
रिटेल लोन्स, तो रिटेल लोन्स के अंदर भी होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, इनमें किसके अंदर कितना परसेंट का कंसेशन है अपफ्रंट और प्रोसेसिंग फीस में और डॉक्यूमेंटेशन फीस में, ये बताया गया था। ये इतना रेलिवेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आपको देखना हो तो आप देख लेना। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टर्म इंश्योरेंस coverage includes death due to any case including natural death, death due to any illness and pre-existing illness. However, compensation will not be payable in the event of death by suicide within the first year of coverage for the specific insured person. हमने ऊपर पढ़ा था ना, PAI पढ़ा था, टर्म इंश्योरेंस पढ़ा था, हॉस्पी कैश पढ़ा था। हॉस्पी कैश अभी आगे आएगा। टर्म इंश्योरेंस का मतलब देखो, टर्म इंश्योरेंस अगर किसी कस्टमर का है, इसका मतलब ये है कि अगर जब तक वो अलाइव रहता है, वो अलाइव है, ठीक है, कोई नहीं है, बट अगर उस इन केस उसकी डेथ हो जाती है, अब डेथ किसी भी कारण से हो सकती है, नेचुरल डेथ हो गई है या फिर कोई बीमारी की वजह से डेथ हो गई है या फिर उनको अकाउंट खुलवाने से पहले या कुछ बचपन से ऐसा कुछ डिसीज थी एंड अब वो जाके बढ़ गई है और ऐसी डिसीज हो गई है कि अब इंसान की डेथ होनी तय है कि वो डेथ हो जाएगी, तो उस केस में भी टर्म इंश्योरेंस की अमाउंट है वो कस्टमर को प्रोवाइड कराई जाएगी। बट किस केस में नहीं कंपनसेशन मिलेगा? अगर आपने अकाउंट ओपन कराया और विद इन 1 ईयर, 1 साल पूरा होने से पहले पहले जो कस्टमर है वो सुसाइड कर लेता है, तो उस केस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हॉस्पी कैश। हॉस्पी कैश क्या है? हॉस्पी कैश रेफर्स टू अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्या है? एक हेल्थ इंश्योरेंस है दैट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड डेली कैश बेनिफिट फॉर ईच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। पहली बात तो भगवान ना करे कोई बीमार हो, बट इनकेस कोई बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो उसका अकाउंट अगर सैलरी अकाउंट है PNB में, तो फिर उसको क्या है, पर डे का एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है, उतना उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए वो मतलब बैंक से क्लेम कर सकता है। अंडर हॉस्पी कैश पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट शैल बी कवर्ड। जितने भी टाइप्स के ट्रीटमेंट है सब कवर्ड है। ऐसे नहीं है कि इस डिसीज के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसका आपको हॉस्पी कैश के अंदर कोई अमाउंट नहीं मिलेगी, नहीं, सारी डिसीजेस कवर्ड है। डिटेल्स ऑफ सम अश्योर्ड एज गिवन बिलो। अब कैसे है? अगर आपको याद हो, नियो और एक्सेल के अंदर 30,000 रुपए का था और ऑप्टिमा और इंपीरियल के अंदर 60,000 रुपए का था। तो जिसमें 30,000 है उसमें 1,000 रुपीज है पर डे का सिंगल इंस्टेंस पे, और ये मैक्सिमम 30 दिनों के लिए है, ठीक है। और जो आपका ऑप्टिमा और इंपीरियल के लिए था उसमें है 2,000 रुपीज पर डे इन अ सिंगल इंस्टेंस और मैक्सिमम 30 दिन के लिए ये मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन केस ऑफ एनी डेबिट कार्ड वेरिएंट अदर देन कॉम्प्लीमेंट्री 1, एप्लीकेबल इशुएंस चार्जेस एंड AMC शैल बी लेविड एज पर द प्रिवेलिंग शेड्यूल ऑफ चार्जेस। यानी कि हमने अभी पढ़ा है कि इस स्कीम के अंदर रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड इशू होता है, बट अगर कस्टमर रिक्वेस्ट देता है कि उसे किसी और टाइप का कार्ड चाहिए तो हम वो उसको प्रोवाइड कराएंगे, बट उसका जो भी इशुएंस चार्जेस होगा और AMC होगा वो उसको देना पड़ेगा, उसका चार्जेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अंडर द फैमिली बैंकिंग बेनिफिट द सैलरी अकाउंट होल्डर में लिंक द सेविंग्स अकाउंट ऑफ एलिजिबल फैमिली मेंबर्स रिस्ट्रिक्टेड टू स्पाउस एंड अप टू 2 चिल्ड्रन थ्रू CBS मेन्यू LNFMC। ये मैंने ना जानबूझ के इंक्लूड किया था क्योंकि ये मेन्यू ऑप्शन इतना कॉमन नहीं है, नहीं पता होता, बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि आपका एक मेन्यू ऑप्शन भी रिवाइज हो जाए और एक नई चीज़ भी आपको पता चल जाए। अब ये पॉइंट क्या रहा है, जैसे हमने बोला था कि जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसके आगे 4 फैमिली मेंबर्स के वो जीरो बैलेंस के अकाउंट ओपन करवा सकता है ना। तो क्या करेंगे, अगर किसी कस्टमर का जो उसके फैमिली मेंबर्स है उनका पहले से अकाउंट ओपन है PNB के अंदर और उसका स्कीम कोड कुछ भी हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे विमेन पावर में हो, बच्चों का एथोराइज है, किड है, जो भी हमारी स्कीम्स है, अगर उसके अंदर उनका खुला हुआ है तो फिर हम उसके उनके अकाउंट को कस्टमर के सैलरी अकाउंट से लिंक करने के लिए जो मेन्यू ऑप्शन चलाएंगे, वो मेन्यू ऑप्शन क्या होगा, वो है LNFMC। ये मेन्यू ऑप्शन आने वाला है। जैसे ही हम ये मेन्यू ऑप्शन चला देंगे उसके बाद जो उनके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट होंगे उसमें फिर मंथली एवरेज बैलेंस या मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की नीड नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली जीरो बैलेंस में कन्वर्ट तो नहीं होंगी, बट उनमें फिर MAB की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो जीरो बैलेंस के माने जाएंगे।
नेक्स्ट है द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ द न्यू सैलरी अकाउंट स्कीम शैल बी अवेलेबल ओनली इन अकाउंट्स वेयर सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये जितने भी सारे आपने फायदे पढ़े, PAI पढ़ा हमने, टर्म इंश्योरेंस पढ़ा, हॉस्पी कैश पढ़ा, फिर हमने देखा RTGS नेफ्ट कितनी फ्री सुविधा है, चेकबुक है, DD है, तो ये कब मिलेंगे? तभी मिलेंगे जब सैलरी अकाउंट के अंदर सैलरी प्राइमरी अकाउंट होल्डर की रेगुलरली क्रेडिट होती रही। In case cumulative salary credit of 30,000 is not received for 6 consecutive months, the account shall continue to remain under the salary account scheme and enjoy associated benefits only if 6-month average balance is maintained as per the following criteria। अब एक और क्राइटेरिया भी बैंक ने कहा है, इन केस अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट नहीं हुई, कितनी क्यूमुलेटिव सैलरी क्रेडिट ऑफ 30,000 की कम से कम 30,000 रुपये का सैलरी क्रेडिट हो। अगर आपकी सपोज 60,000 है तो एक मंथ की सैलरी से ही 60,000 मतलब 60,000 आ गए तो मतलब 30 वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया। इनकेस आपकी 10,000 है तो आपकी लगातार 3 महीने की यानी कि कम से कम 30,000 रुपये की सैलरी तो आए। बट अगर नहीं आई, लगातार 6 महीनों से सैलरी क्रेडिट नहीं हुई 30,000 रुपीज़ की, द अकाउंट शैल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर द सैलरी अकाउंट। वो अकाउंट फिर भी सैलरी अकाउंट की कैटेगरी में ही रहेगा। कैसे रहेगा? अगर 6 मंथ का एवरेज बैलेंस आपने जो नीचे बताया गया है उतना मेंटेन किया है तो, यानी कि नियो में 25,000, एक्सेल में 75,000, ऑप्टिमा में 1.5 लाख, इंपीरियल में मोर देन 1.5 लाख। अब ये कैसे होगा? सपोज किसी ने अपना जनवरी में अकाउंट ओपन करवाया, उसकी 10,000 रुपये सैलरी है, मान लो जनवरी में अकाउंट ओपन कराया और मई तक उसकी मान लो 10,000 रुपये सैलरी आती रही, यानी कि मई तक अकाउंट का बैलेंस हो गया 50,000 रुपीज़। और सपोज अगर उसने 20,000 रुपीज़ निकाल लिए, यूज़ कर लिए, तो अभी भी उसके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 30,000 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, मई, फिर मान लीजिए जून का मंथ और आ गया, 10,000 रुपये और आ गई, अब बैलेंस कितना रह गया? 40, क्योंकि 50 सैलरी आई, 20 निकाल लिया, 30 बचा, फिर जून की सैलरी और आ गई, 40,000 रुपये का बैलेंस हो गया। अब आगे मान लो उसके लगातार 6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, अगले जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने हो गए, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है। बट अब वैसे तो देखा जाए तो हमने बोला था कि 6 मंथ से आपकी अगर सैलरी नहीं आएगी तो आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर आपका जो हाफ ईयरली बैलेंस है, 6 मंथ्स का जो एवरेज बैलेंस है, अगर वो न्यू आपका अकाउंट वेरिएंट है और उसमें 25,000 रुपये का बैलेंस निकल के आता है, तब भी आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट ही माना जाएगा, वो जनरल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगले 6 महीने में मान लीजिए उस कस्टमर ने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करी, हाफ ईयरली जो बैलेंस है वो 40,000 मेंटेन रहा, तो अभी उसका अकाउंट सैलरी अकाउंट ही माना जाएगा, वो जनरल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। इफ नो सैलरी इज क्रेडिटेड फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स। अब अगर लगातार 6 महीने तक कोई भी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई और साथ में द प्रिस्क्राइब्ड 6 मंथ एवरेज बैलेंस इज नॉट मेंटेन्ड, और साथ में 6 मंथ का जो एवरेज बैलेंस हमने ऊपर देखा है वो भी अकाउंट में मेंटेन नहीं हुआ, फिर अकाउंट को PNB उन्नति सेविंग्स अकाउंट में रिक्लासीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। फिर भी आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे कि ये दोबारा समझना है, समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर हम शॉर्ट्स बना लेंगे या वीडियो ही बना लेंगे सेपरेट से, और वो भी आपको समझा दूंगी। और एक साथ में और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी आपसे, मतलब जब भी आपको लगे ना कि अब आपका मूड नहीं है पढ़ने का या फिर कुछ भी है, तो मतलब कुछ भी ऐसा फ़ोन पे मोटिवेशनल सुन लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुन लेना, उसके बाद आपका मन ऑटोमेटिकली बन जाएगा पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। और जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मैं तो कहती हूँ उतना जल्दी ही बढ़िया है, क्योंकि अभी से शुरुआत करेंगे ना तो कहते हैं ना कि बेस बनते बनते टाइम लगता है, तो बेस हमारा अभी से ही बनेगा, तो जितना जल्दी पढ़ो बढ़िया है, बेस्ट है, आपको और टाइम मिलेगा चीज़ों को समझने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए। तो बस यही विश करती हूँ मैं कि जो भी मेरे चैनल से पढ़ के प्रमोशन एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं या प्रमोशन का ड्रीम है, उनका ड्रीम जल्दी पूरा हो और उनको भी अपना ड्रीम जॉब, अपना ड्रीम पोस्ट मिले। एंड वीडियो को देखते रहना, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।